नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। कहते हैं कि समय बड़ा गतिशील होता है, लगातार चलता रहता है और यही समय कहलाता है युग। भारत में 2014 में एक नए युग की शुरुआत हुई। युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में भारी प्रचंड बहुमत से जब श्री मोदी जी जीत कर आए तो एक नया भारत उन्होंने रचा। 9 साल में इस नए भारत ने अनेक समृद्धियां देखी हैं, खुशहाली देखी है, विकास के नए आयामों को छुआ है। 9 साल बेमिसाल। आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या प्रमुख बिंदु हैं, क्या रणनीतियां हैं, क्या ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने कि 9 सालों में सबका साथ सबका विकास करते हुए हर नागरिक को छुआ है, सबको साथ में लेते हुए विकास के रास्ते पर लगातार भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और इस कोशिश में हमारे साथ हैं आज के बेहद ही खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। आप हैं श्री शशांक शर्मा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो घटनाक्रम हमारे चारों तरफ चलता रहता है उस पर बहुत अच्छी पकड़ आप रखते हैं। बहुत ही स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। जी शशांक जी, 9 साल बेमिसाल ये जो हम लोग आज मना रहे हैं, जो पूरा भारत मना रहा है। 2014 में जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि भारी प्रचंड बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जीत कर आए और अपनी सरकार बनाई। इन 9 सालों में उनकी क्या परिकल्पना रही होगी एक नए भारत की, और एक जो आम नागरिक है उसकी क्या परिकल्पना रही होगी? देखिए मोना जी, मुझे लगता है कि 9 साल बेमिसाल में 2014 की जब हम बात करते हैं तो भारत 1989 से लेकर 2014 तक जिस तरह की राजनीतिक एक हिलोरे खाती राजनीति थी उसमें स्थायी सरकार नहीं बन पा रही थी। गठबंधन की सरकार थी, निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता था, एक पॉलिसी पैरालिसिस के दौर से पूरा देश गुजर रहा था जी। लेकिन जनता ने जो 2014 में एक स्पष्ट बहुमत की सरकार जब दी और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब सत्ता संभाली, उसके बाद देश के अंदर में निर्णय लेने की जो गति आई और साहस भरे निर्णय लेने के जो कार्य शुरू हुए, मुझे लगता है कि इन 9 साल में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे तो यह है कि सरकार के अंदर में जो पॉलिसी पैरालिसिस थी वो खत्म हो गई है। साहसिक निर्णय लेने की क्षमता ही है क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब हम 100 करोड़ से अधिक जनता जब मिलकर किसी एक सरकार का निर्माण करती है तो वैश्विक आधार पर भी उसकी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो उस दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़े लोकतंत्र के रूप में जो छवि बनी है, तो मुझे लगता है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के लिए सबसे पहले जनता बधाई की पात्र है, जिन्होंने एक 24 साल के लंबे अंतराल के बाद एक स्पष्ट बहुमत की सरकार पहले 2014 में उन्होंने दी और उसको एक और बहुत मजबूती 2019 में प्रदान करी। तो मुझे लगता है कि इन कारणों से जो मोदी सरकार है उसके जो दृष्टि है उसमें यह है कि एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे हो सके। दुनिया में जिस तरह से 1950 के आसपास जिन जिन देशों ने स्वतंत्रता पाई, जैसे जापान जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी की बमबारी के बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, कोरिया हो, चाहे यूरोप के कई देश हों, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे देश जो हैं वो 1950 के आसपास कहीं नहीं थे, लेकिन देखते देखते वो कैसे आगे निकल गए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि में जब वे गद्दी पर बैठे तो यही था कि भारत की वो कौन सी बाधाएं हैं जो भारत की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने से रोकती हैं और उन बाधाओं को दूर करने के लिए किस किस तरह के निर्णय लिए जाने चाहिए। उसमें कई साहसिक निर्णय भी शामिल हैं। मुझे लगता है भारत को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्तर देना, उसको स्थापित करना और भारत की जो एक प्राचीन छवि थी कि दुनिया के सिरमौर के तौर पर, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, और इसीलिए इस सरकार की अगर आप सारी बातें करेंगे तो कोई एक क्षेत्र में सिमटी हुई नहीं है। सांस्कृतिक विरासत को लेकर भी आप देखेंगे तो इस सरकार की कई उपलब्धियां हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भारत की छवि बनी है उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको बहुत सारी उपलब्धियां नजर आएंगी और बहुत सारी ऐसी औपनिवेशवादी जो कार्य थे जो एक लंबे समय से चले आ रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जीत हासिल की तो 18 मई 2014 को
ब्रिटेन का एक अखबार है द गार्जियन, उन्होंने अपना संपादकीय लिखा और उसका टाइटल था अनदर टाइरिस्ट विद डेस्टिनी। टाइरिस्ट विद डेस्टिनी उस भाषण को कहा जाता है जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता पर दिया था। बिल्कुल। और उन्होंने अनदर टाइरिस्ट विद डेस्टिनी की जब बात की तो उन्होंने कहा कि भारत सही माने में उपनिवेशवादी मानसिकता से अगर कहीं मुक्त हुआ है तो ये 2014 के चुनाव के परिणाम आने के बाद मुक्त हुआ है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। अच्छा। तो हम देखते हैं कि भारत को एक नई आज़ादी और एक नए तरह की दिशा में ले जाकर आत्मनिर्भर और एक जो शक्ति है, जनता को जागृत कर, समाज को जोड़कर, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मतलब हर क्षेत्र में छुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो मजबूत नेतृत्व है, तो मेरे ख्याल से जनता भी बहुत ही गौरव के साथ उनकी तरफ देखती है कि हमारा जो मुखिया है वो इतने मजबूत इरादों वाला है, तो जनता को भी कहीं ना कहीं पे ये हौसला मिलता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और उन्होंने जोड़ा जनता को जी। जैसे जब उन्होंने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया, बिल्कुल, तो शुरू में लोग कितनी हंसी उड़ाए, बोले कि भाई 15 अगस्त के प्राचीर से जब हम भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, तो ये शौचालय और स्वच्छता की बात, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन उन्हें ये इसको सरकार का कार्यक्रम नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि जनता के अंदर में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है, दुनिया भर के लोग आते हैं। हम भारत से बाहर जाते हैं तो हम किन बातों से वहाँ से बहुत आकर्षित होकर और बहुत इम्प्रेस होकर लौटते हैं, अरे यार कितनी स्वच्छता है, वहाँ की कितना साफ सफाई, कितना सिविक सेंस है। बिल्कुल। तो भारत में ये साफ सफाई नहीं होना, ये हमारे पर्यटन को भी बाधित करता है। बिल्कुल। और हमारी एक बड़ी सोच जो है वो बड़ी नकारात्मक होती है। जी। उन्होंने समाज को जोड़कर स्वच्छता अभियान से जिस प्रकार एक बड़ा बदलाव किया है, आज आप बच्चों के सामने आप अपने घर में कहीं कूड़ा फेंक कर तो देखिए, बच्चे तत्काल बोलते हैं कि पापा ये क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल, आप इसको डस्टबिन में डालिए। तो आने वाली पीढ़ी के अंदर में एक व्यापक सोच पैदा करना, ये प्रधानमंत्री की सोच का ही परिणाम है जी। और ये केवल एक ऐसा निर्णय नहीं है। हाँ। बहुत सारे आपको ऐसे निर्णय मिलेंगे जिसमें उन्होंने केवल सरकार की ओर से काम नहीं किया, समाज को जोड़कर किया। बिल्कुल। तो समाज को भी बदलने का मेरे ख्याल से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है उनके करिश्माई जादू से। और जब हम शशांक जी देखते हैं जो विकसित देश जो आजकल कहलाते हैं उनकी तरफ अगर हम देखते हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं आम आदमी की, रोटी कपड़ा और मकान जैसी बात आप कर लीजिए, तो वो आम आदमी तक, जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस तक वो सुविधाएं पहुंचती हैं। भारत की अगर बात करें तो सशक्त भारत तभी संभव है जब यहाँ का जो हर गरीब है वो सशक्त बने। तो क्या कुछ किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, किन योजनाओं को लागू किया जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ का जो गरीब आदमी है उसके सर पर छत हो, उसके तन पर कपड़े हो, उसकी जेब में कुछ पैसे हों? देखिए, जब आप भारत को नया भारत बनाने की कल्पना करते हैं तो बुनियादी ज़रूरतें क्या है? पहली ज़रूरत तो हवा है, पानी है और मिट्टी है। उसके बाद की ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान। देश की स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हमारे देश में हमने रोटी की व्यवस्था तो कर दी, खाद्यान्न भंडार सब बढ़ गया, लेकिन हमने अभी भी उनको स्वच्छ पानी बिल्कुल घर तक पहुँचे, उनको हर व्यक्ति को पक्का आवास मिले, हर व्यक्ति को रोज़गार मिले, इसकी कल्पना नहीं की। तो मोदी जी की सरकार में आप देखेंगे तो निचले तबके को जो सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में इस बात की चर्चा होती है कि केंद्र सरकार या कोई भी सरकार 100 रुपये जब देती है तो वो नीचे पहुँचते पहुँचते बमुश्किल वो 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये तक ही पहुँचती है। इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो जनधन योजना जो उनकी थी, ऐसी बात भी नहीं है कि जनधन योजना की सोच मोदी सरकार की अपनी थी, पूर्ववर्ती सरकारों की भी थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो बड़ा मायने रखता है। लागू करना बहुत है, उसको लागू करना। तो जनधन योजना को जिस प्रकार मोबाइल से उन्होंने जोड़ा, इंटरनेट से जोड़ा और 40 करोड़ खाते उन्होंने खुलवाए। आज की तारीख में इन 40 करोड़ खातों में लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे हैं। औसत अगर आप देखेंगे तो 3-3.5 हज़ार रुपये प्रत्येक खाते में पैसे हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ कि जनता के जो योजना का पैसा है वो बिचौलिए से होकर जो कैश में जाता था वो सीधा उनके खातों में पहुंचने लगा। तो ये जो गड़बड़ियाँ, ये जो भ्रष्टाचार है, जो मिडिल मैन जो उस पैसे को खा जाते थे, ये लीकेजेस बंद हुए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। मुझे याद है कि 2017-18 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जनधन योजना लागू करने के बाद सरकार का 1,30,000 करोड़ रुपए
जो लीकेज में इधर उधर हो जाते थे उसकी बचत हुई है। तो ये इधर उधर कहीं नहीं होते थे, ये गरीब का पैसा था जो गरीबों को नहीं मिलता था। बिल्कुल। तो जब ये गरीबों को मिलने लगा तो वो निचले तबके का सशक्तिकरण बहुत आसानी से हुआ जी। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें जी। कि उन्होंने कहा कि भाई 2024 तक हर व्यक्ति को छत मिलनी चाहिए। जैसे ये जो जल जीवन मिशन है कि हम हर घर तक स्वच्छ पेयजल मिले, स्वच्छ पेयजल मिले। जी। तो आप निचले तबके के व्यक्ति को जब तक, मुझे एक बहुत अच्छी बात उनकी याद आती है, वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि भाई मैं तो व्यापारी हूँ और उस दृष्टि से जब सोचता हूँ तो जब मैं किसी को घर देता हूँ तो घर लेने वाले व्यक्ति के अंदर अपने घर को सजाने की भी इच्छा होती है। जी। तो वो बाज़ार जाकर नई नई चीज़ों को लाता है। तो जो मार्केट जो फोर्सेस होते हैं और उसके लिए उसको सजाने के लिए पैसे कमाने का जो एक जज्बा होता है और अपना एक स्वाभिमान होता है कि मेरा अपना मकान है, हाँ। उससे जो व्यक्ति जुड़ता है और उससे समाज और देश के साथ वो जो आगे बढ़ता है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार का जो मूल मंत्र है वो ये है कि लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाए और उसकी आत्मनिर्भरता से देश आत्मनिर्भर कैसे हो। और जब लोग आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो अगर पूरी कर ली जाएं, तभी एक आम आदमी, अगर उसका पेट शांत होगा, उसके सर पे अगर पक्का मकान होगा, पक्की छत होगी, तो वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, कुछ विकास की सोच सकता है। जी। अब आते हैं हम, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है उसकी एक बहुत ही मजबूत कड़ी है हमारी खेती, हमारी कृषि। कहते हैं कि जो भारत की आत्मा है वो हमारे खेतों में बसती है, उसके खेत खलिहानों से होते हुए निकलती है वो। तो भारत का जो किसान है ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी मजबूत बने और जो भारत की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे। तो कौन सी ऐसी योजनाएं किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई? देखिए, जिसकी चर्चा ज़्यादा होती है वो तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की है, जिसमें वो जो सीमांत किसान हैं उनको प्रति वर्ष 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में 6,000 रुपये उनको दे रहे हैं। जी। बेसिकली ये एक तरह से इनपुट सब्सिडी की तरह है कि छोटा किसान को अगर खाद चाहिए, बीज चाहिए, तो इन पैसों का उपयोग कर सके। चर्चा भले ही इसकी ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप कहें तो ये जो सब्सिडी होती है ये लंबे समय तक किसी को आत्मनिर्भर नहीं बना सकती। जब आप कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने तो और सरकार के ऊपर में आम जनता पूरी तरह से निर्भर रहे तो देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने नारा दिया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो ये दोगुनी कैसे होगी? जो ज़मीन है उसकी उपज तो फिक्स है, हम उसके इनपुट कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? तो जैविक कृषि को जो उन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि रासायनिक खाद पे जो खर्चा होता है, रासायनिक कीटनाशक पे जो खर्चा होता है, उसको कम करने के लिए आप जैविक खाद के ऊपर जाएं, तो जैविक कृषि को बढ़ावा दिया। फिर फसल जो है वो जो आपदा और महामारी के कारण बर्बाद हो जाती थी, तो फसल बीमा योजना को उन्होंने मजबूत किया जी। और मुझे लगता है कि 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो मुआवजा है वो फसल खराब होने पर किसानों को मिला है 9 वर्षों में। तो ये किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। और केवल इतना ही नहीं, जो गड़बड़ियाँ होती थी खाद में, तो उन्होंने नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल प्रारंभ किया। अभी एक नया प्रयोग हो रहा है जिसमें लिक्विड यूरिया में आप कम मात्रा में डाल के उसका वेस्टेज नहीं होता। अच्छा। तो आप आमदनी आपकी बढ़ रही है, सो तो है, आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ रहा है। जो हमारे स्वामीनाथन समिति थी जो 1999-2000 में बनी थी, उसकी रिपोर्ट थी कि हमको जो किसानों के कॉस्ट है उसका 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। तो 2017 में मोदी सरकार ने किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कॉस्ट का 1.5 गुना शुरू किया। तो आमदनी बढ़ी और इधर अगर आपने खर्च करना कम कर दिया, लागत जो है वो लागत कम कर दी, तो आपकी आय भी ज़्यादा हो जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कृषि क्षेत्र के दूसरे आयाम हैं, जैसे आपने पशुपालन है, मछली पालन है, या उसमें डेयरी हो गई, तो इस तरह के क्षेत्र को भी उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। काफ़ी मछली पालन को काफ़ी बढ़ावा दिया। मछली पालन को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया है कि आज गांव-गांव में आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, लाखों रुपए जो हैं वो मछली पालन से कमा रहे हैं। कई किसान तो ऐसा देखा गया है कि अपने खेतों में एक छोटा सा तालाब बनाकर, एक पोखरी खोदकर और उसमें मछली पालन कमा रहे हैं और अच्छी आमदनी उसमें ले रहे हैं। देखिए मोनिका जी, ऐसा है कि 1 एकड़ 2 एकड़ के ज़मीन को रखने वाला जो किसान है वो कितना भी प्रयास करे, आप मान के चलिए उसकी आमदनी बहुत नहीं हो सकती है जी। लेकिन उसी 1 एकड़ में अगर वो पोखर बनाकर अगर मछली पालन करे, जी जी,
या पशुपालन करे जी। तो उसकी आमदनी 2 से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकती है। यानी 2-2 लाख रुपए भी एक एकड़ में कमाते हैं। जी। ये धान पैदा करने वाला नहीं कमा सकता, गेहूं पैदा करने वाला नहीं कमा सकता। जी। तो ये सोच कि इसकी संरचनात्मक परिवर्तन कृषि में कैसे हो कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ये मेरे ख्याल से सोच है। जी जी, और इसी सोच में मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा योगदान रहा है जो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जो तेज़ी से बढ़ रही है, इसी सोच की बदौलत बढ़ रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं और जो उनकी सोच होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है और विश्व में मेरे ख्याल से सबसे तेज़ अर्थव्यवस्थाओं में से है। तो इसके पीछे कौन से ऐसी उनकी मंशाएं रही हैं, कौन से ऐसे योजनाएं रही हैं जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती से आगे बढ़ा दिया? मोनिका जी, अगर आप अर्थव्यवस्था की बारीकियों को देखें तो कोई सरकार जो है जो निवेश करती है उससे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। अब आपको निवेश करने के लिए पैसे चाहिए, तो कर की वसूली आपकी जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेश। अब हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जगह जगह सड़कें बन रही हैं। एक समय था कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस प्रकार चीन निवेश करके अच्छी अच्छी सड़कें बनाता था, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी सेना के आने जाने के लिए भी अच्छी सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो हम देखते हैं कि भारत की पूरी सीमा क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सड़कें जो है वो बहुत सामान्य बात हो गई है। हम अपने ही शहर के आसपास देखिए, आपको बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई देंगी। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसों के लिए कर चाहिए। तो ये जो जीएसटी का रिफॉर्म आया, एक तो ये, दूसरा जीएसटी के रिफॉर्म के साथ जो गड़बड़ियां होती थी, जो टैक्स नहीं पटाने वालों के साथ बहुत नरमी बरती जाती थी, आप देखेंगे इस सरकार में चाहे जीएसटी का विभाग हो, चाहे आयकर का विभाग हो, सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, हमने बहुत नाम सुना है इसका। आप देखेंगे लगातार ये चर्चा में रहते हैं। तो जो चोरी कर रहा है, जो टैक्स की चोरी कर रहा है, जो पैसे को दबा कर बैठा है, आम जनता की गाड़ी कमाई के साथ गड़बड़ी कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ में जो एक्शन हो रहे हैं उससे टैक्सेशन एकदम से बढ़ा है। मैं आपको अगर एक आंकड़ा दूं तो 2013-14 में कुल हमारे यहाँ टैक्स का कलेक्शन होता था 6,38,000 करोड़। आज की तारीख में 16,91 यानी 10 लाख करोड़ रुपए अगर 9 साल में आपका केवल रेवेन्यू बढ़ा है, तो आप मानकर चलिए इसका उपयोग कहाँ होगा? तो इसका उपयोग दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। बिल्कुल। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए जो केवल $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज की तारीख में भारत लगभग 3.5-4 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमने तो टारगेट किया था कि 2025 तक हम 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी कर लेंगे, लेकिन ईश्वर को ऐसा मंजूर नहीं था। कोविड की अगर समस्या नहीं आई होती, जो हमारे 2 वर्ष उसमें समाप्त खराब हुए, तो मुझे लगता है कि भारत और भी तेज गति से प्रगति कर रहा होता। जी जी, और जो एक जीएसटी ऐतिहासिक कदम था ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व ने उसका लोहा माना। जीएसटी की बदौलत हमको काफ़ी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हमारी। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है शशांक जी जहाँ पे कि प्रधानमंत्री के जादू ने ना छुआ हो। भले आप महिलाओं के उत्थान की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, जो हमारी जनजातियां हैं उनके विकास की अगर हम बात करें, युवाओं को कौशल देने की बात करें, तो हर जगह जो है प्रधानमंत्री ने अपना एक जादू दिखाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं युवाओं के लिए विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर में जो यूथ वाइब्रेंट जो हुआ है उसमें आपको जो बदलाव नज़र आएगा। देखिए, इस देश में जो स्टार्टअप, स्टैंडअप, मुद्रा योजना, इनके आने से अब केवल नौकरी लेना है, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी और नहीं तो प्राइवेट नौकरी, ये जो विकल्प था ये धीरे धीरे खत्म हो। बिल्कुल। बहुत छोटे छोटे परिवार के लोग मैं देखता हूं कि वो लोग चाहते हैं कि कोई छोटा मोटा अपना खुद का व्यवसाय करें। जी, कौशल विकास को काफ़ी कौशल विकास को बहुत बढ़ावा दिया। और अभी कौशल विकास के लिए वो पैसे भी दे रहे हैं, 12,000 10,000 रुपए वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पर आश्रित होकर कौशल विकास ना करें, सरकार उनको स्कॉलरशिप दे। अब आप स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में मुझे लगता है कि लगभग 97,000 नए स्टार्टअप्स खड़े हुए। और इन स्टार्टअप्स में आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि
90 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स उसको बोलते हैं जो लगातार 2 साल से $1 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू अर्न कर रहा है। भारत में आज चीन से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो गए हैं और इसमें मुझे लगता है कि 50-60 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। कहने का आशय ये है कि रोज़गार के नए अवसर, युवा को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा योजना, छोटे छोटे के लिए, चाहे स्टैंड अप योजना की अगर हम बात करें, देखिए कितनी अद्भुत योजना है। हमारे देश में व्यवसाय करना अभी भी हम एक जातिगत सूचक मानते हैं कि एक वर्ग ही है जो व्यवसाय करता है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत पैसा लगता है, ऐसा एक आम हाँ, और आदमी वो का उनके सोचना है। खून में होता है, परिवार में करते आ रहे हैं, वही लोग करेंगे। जी। लेकिन सरकार ने सोचा कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और महिला वर्ग है, भाई इनको आगे बढ़ाने के लिए केवल नौकरी ही थोड़ी है, जी। आप इनको व्यापार व्यवसाय में, तो जो स्टैंड अप योजना है उसकी खासियत ये है, प्रत्येक बैंक के ब्रांच को कहा गया है कि वो हर साल एक महिला, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को वो न केवल व्यवसाय प्रारंभ करने में उसकी आर्थिक मदद करे, प्रशासनिक मदद करे, उसको तब तक मदद करे जब तक वो स्टैंड अप ना हो जाए। इसलिए इस योजना का नाम ही स्टैंड अप योजना है। जी। और इसमें लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 1.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को इसमें मदद दी गई है। यानी इतने नए उद्यमी हमने नए वर्ग से खड़े किए। तो युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए तो हमने जानते हैं। महिलाओं के लिए एक और रोचक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो किसान सम्मान निधि है, इसमें 38,000 करोड़ 3 करोड़ महिलाओं के खातों में गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन ये तो शुरू से चल ही रहा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो पिछले 9 वर्ष में काम हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सरकार किसी एक वर्ग को टारगेट में लेकर नहीं कर रही है। जैसे आपने शुरू में बताया ना कि सबका साथ सबका विकास, एक तो ये शुरुआती नारा था, बाद में ये आया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन अब नारा बदल गया है, अब ये भी है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबको उसमें शामिल भी करना है, सहयोग भी सबका होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार एक बहुत सर्वांगीण तरीके से समाज और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। और महिलाओं की जैसे आपने बात की, तो क्योंकि खुद मैं एक महिला हूं तो थोड़ी एक मुझे विशेष रुचि है उसमें कि महिलाओं के लिए श्री मोदी जी ने कितने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो हम बात कर ही रहे थे, उज्ज्वला योजना उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वो लेकर आए, शौचालय जो कि उसके एक आत्मसम्मान की बात थी, तो शौचालय निर्माण को कितने व्यापक तौर पर देश में लागू किया गया, बढ़ावा दिया गया। और आजकल हम देखते हैं कि घर घर में शौचालय निर्माण किया गया है, सामूहिक शौचालय बनाए गए हैं, तो कई जगह तो उनको इज्जत घर भी बोला जाता है। तो इससे निश्चित तौर पर जो महिलाओं की स्थिति है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल, मैं जो अभी आपको स्टैंड अप योजना की बात बता रहा था, उसमें एक महिला है, तो सोचिए इतने ब्रांच में हर साल अगर एक महिला को दे रहे हैं तो कितने महिलाओं को। फिर स्व सहायता समूह जो है, इनको बहुत बड़ा काम हुआ है और बहुत सारी स्व सहायता समूह आत्मनिर्भर हुए हैं। बिल्कुल। फिर अभी आपने जो बात की उज्ज्वला योजना की, ये तो बहुत व्यापक, मतलब भारी एक क्रांतिकारी कदम था। एक अभी आपने बात की शौचालय योजना, जो जल जीवन मिशन है, अगर आप देखेंगे तो गांव में आप शौचालय तो बना देंगे आप वो आधुनिक तरीके के, लेकिन बिना पानी के तो वो काम करेगा नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन एक सप्लीमेंट्री है कि लोगों के घरों तक पानी कैसे पहुंचे। मतलब हर योजना देखिए कितनी खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि शौचालय के लिए जल जीवन मिशन भी काम आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आप आवास दे रहे हैं, अब आवास दे रहे हैं और वहां पे अगर आपको नलों में पानी नहीं आया, जो गांव में व्यवस्था नहीं है, तो आपका शौचालय काम नहीं करेगा। तो आपने जिन उद्देश्यों से आवास योजना बनाई वो पूरा नहीं हो रहा है, जिन उद्देश्य से स्वच्छता और शौचालय योजना बनाई वो, तो जल जीवन मिशन उसका सप्लीमेंट्री है। तो हर चीज़ को इंटीग्रेट करना, एक दूसरे जोड़कर एक समग्रता के साथ सोचना और साहसिक बड़े निर्णय लेकर उसको इम्प्लीमेंट कराना, मुझे लगता है इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर एक बात और मेरे दिमाग में आई, जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे कि जल जीवन मिशन हुआ या शौचालय निर्माण हुआ, उज्ज्वला योजना हुई, ये कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। और स्वास्थ्य की अगर बात चली है तो आयुष्मान भारत योजना ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था एक आम आदमी तक स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अपने खेती गिरवी रख देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। तो इसका हल निकालने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका में एक यूनिवर्सल हेल्थ
स्कीम आई थी, मुझे लगता है जो आयुष्मान भारत योजना है लगभग उसी तर्ज पर लाई गई। जी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कि गांव में हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया है कि वो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि एक व्यक्ति को अपने किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने में खेत बिक जाते थे। जी। तो उसके लिए आप 5 लाख तक के लिए कार्ड बनाकर दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मदद है। और आप अपने आसपास लोगों से पूछ कर देखिए जिनको ये समस्या आती है, वो इस योजना का बहुत लाभ उठा रहे हैं। जी। दूसरी एक और बात जो है कि ये जो स्वच्छता का अभियान है, जो शौचालय योजना है, मेरे पास एक फार्मेसी वाले बैठे थे, वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि यार हमारे धंधे में बड़ी गिरावट आ गई है। ये जो सामान्य सर्दी खांसी बुखार की जो दवाइयाँ हमारी बिकती थी, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए होती थी, उसकी बिक्री कम हो गई है। तो उन्होंने सर्वे किया तो पाया कि स्वच्छता अभियान और शौचालय योजना के कारण जो गांव और शहरों में जो गंदी बस्तियां होती थी और उनके इन्फेक्शन से जो बीमारियां होती थे, वो बीमार की दर बहुत कम हो गई है। ये देखो, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन कोई नहीं करता, इनकी चर्चा कोई नहीं करता, लेकिन ये भी एक शोध का विषय है। और मोदी सरकार के इस छोटे छोटे निर्णयों से और कार्यक्रमों से जो व्यापक परिणाम मिल रहे हैं ना, इसकी विवेचना, इसका शोध अनुसंधान शायद आने वाले समय में होगा। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि एक नए युग की शुरुआत हुई, तो वो हम अपने सामने देख रहे हैं, एक नया भारत बनते हुए और नया युग देखते हुए। शशांक जी, ये तो हुई भारत में जो आगे विकास के जो नए नए कदम बढ़ाए जा रहे हैं उनकी बात। अब आते हैं विश्व पर। तो विश्व पटल पर भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो अपना लोहा मनवा रहे हैं, और मेरे ख्याल से विश्व में भारत की जो एक इमेज है वो काफ़ी बदली है और काफ़ी मजबूत हुई है, और कोई भी जो है वो भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब मेरे ख्याल से नया भारत लोहा लेना जानता है। अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर थे, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरह से चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने आपके पहले प्रश्न के उत्तर में ये तमाम जो ताकत भारत की बढ़ी है ना, इसके लिए जो क्रेडिट जाता है वो जनता को जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब एक मजबूत सरकार वो देती है, तो उसके मुखिया की पहचान और उसकी इज्जत पूरी दुनिया में होगी। एक तो ये है। दूसरा, भारत अब सॉफ्ट पावर नहीं रहा। अब हम दबते नहीं हैं, हम तो घर में घुसकर मारते हैं। और इसलिए आपको जो समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो भारत के अंदर प्रभावित करती थी, खासकर आतंकवाद की, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमने 370 का इतना बड़ा निर्णय लिया, लेकिन दुनिया के किसी देश की और ना ही पाकिस्तान और आस पड़ोस के लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ आकर कुछ डिस्टर्ब कर सके। तो ये भारत के सॉफ्ट पावर की जो छवि थी, उसको तो हम तोड़ने में सफल रहे हैं। दूसरा, भारत की अपनी जो विशेषताएं थी, योग है, आयुर्वेद है, ये आज दुनिया में, आज हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये मुझे लगता है कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिलेट्स ईयर जो मनाया जा रहा है हाल ही में, जो चल रहा है अभी। बिल्कुल। जी। तो ये सब उपलब्धियां क्यों हैं? तो भारत की अपनी ताकत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना, भारत की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया में बताना, मुझे लगता है ये भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, ये तो इतनी बड़ी उपलब्धि रही है कि इस पे तो अलग से एक बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। शशांक जी, 9 साल बेमिसाल, इसके ऊपर जो आपने अपने इनपुट्स दिए, जो आपने चर्चा की हमारे साथ, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, देखा आपने मजबूत नेतृत्व में हमारा देश भी कितना मजबूत आगे बढ़ता है। तो आइए हम सब मिलकर सबका साथ सबका विकास करते हुए अपनी भागीदारी निभाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।